नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सीधे तौर पर जिंदगियां बचाने से जुड़ा है, रक्तदान। खासतौर पर हम ये जानेंगे कि रक्तदाताओं का चयन मतलब सिलेक्शन कैसे किया जाता है। और देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि रक्तदान के लिए कौन योग्य है, कौन नहीं, और ये जो नियम हैं, ये क्यों बनाए गए हैं। हमारा मकसद सिर्फ नियमों की एक लिस्ट देना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि यह पूरी प्रक्रिया दाता और जो रक्त ले रहा है उन दोनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कितनी अहम है। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं उस बुनियादी सिद्धांत से जिस पर यह पूरी व्यवस्था टिकी है कि रक्त केवल स्वैच्छिक मतलब अपनी मर्जी से दान करने वाले, कम जोखिम वाले, सुरक्षित और स्वस्थ दाताओं से ही लिया जाना चाहिए। यही आप कह सकते हैं आधार है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, रक्त बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण काम ही यही है कि सुरक्षित रक्त जमा करें और उसका सही तरीके से भंडारण करें। जैसा कि आपने कहा, जो रक्त देता है उसे हम दाता या डोनर कहते हैं, और जिसे रक्त चढ़ाया जाता है उसे प्राप्तकर्ता या रिसिपिएंट कहते हैं। और ये जो सुरक्षित रक्त की पूरी यात्रा है ना, ये दाता के बहुत सावधानीपूर्वक चयन से ही शुरू होती है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि नियमित रूप से कौन और कितनी बार रक्तदान कर सकता है? क्या इसकी कोई तय सीमा है? हाँ, बिल्कुल है। आमतौर पर देखें तो एक स्वस्थ वयस्क पुरुष वो हर 3 महीने में एक बार यानी साल में 4 बार पूर्ण रक्तदान कर सकता है। और महिलाओं के लिए अंतराल थोड़ा ज्यादा रखा गया है, यानी हर 4 महीने में एक बार। अच्छा, 3 महीने पुरुषों के लिए, 4 महीने महिलाओं के लिए। जी, और ये अंतराल इसलिए जरूरी है ताकि शरीर को जो दान किया गया रक्त है, खासकर लाल रक्त कोशिकाएं, उन्हें फिर से बनाने का पूरा समय मिल सके। समझ गया। ये तो हुई फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात। अब आते हैं उन बुनियादी शारीरिक जरूरतों पर। मतलब क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी को दान के योग्य बनाती हैं, और ये माना कितने जरूरी क्यों है? देखिए, ये मानदंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पक्का करते हैं कि जो दाता है वो दान करने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ है और दान की प्रक्रिया से उसे कोई शारीरिक नुकसान न पहुंचे। साथ ही ये भी पक्का करते हैं कि जो रक्त दिया जा रहा है वो प्राप्तकर्ता के लिए भी सुरक्षित हो। तो कुछ मुख्य मानक इस तरह से हैं। सबसे पहले आयु यानी उम्र। दाता की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 से 60? जी, 18 से कम वाले कानूनी तौर पर सहमति नहीं दे सकते, और 60 से ज्यादा उम्र में कुछ स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। फिर आता है वजन। कम से कम वजन आमतौर पर 45 से 55 किलोग्राम के बीच निर्धारित होता है। ये थोड़ा बहुत देश और गाइडलाइंस पर निर्भर कर सकता है। अच्छा। ये इसलिए जरूरी है ताकि शरीर से जो रक्त निकाला जा रहा है, आमतौर पर 350 मिलीलीटर या 450 मिलीलीटर, वो दाता के कुल रक्त की मात्रा का एक सुरक्षित हिस्सा हो। अगर वजन कम है और ज्यादा रक्त निकाल लिया तो उन्हें चक्कर या बेहोशी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ये तो है। इसके बाद है हीमोग्लोबिन। ये रक्त में वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। इसका स्तर कम से कम 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर यानी GDL होना चाहिए। 12 GDL, ओके। जी, डेसीलीटर मतलब लीटर का 10वां हिस्सा। ये जांच पक्का करती है कि दाता कहीं एनीमिक तो नहीं है, मतलब रक्ताल्पता का शिकार तो नहीं। कम हीमोग्लोबिन वाले व्यक्ति से रक्त लेने पर उनकी अपनी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। सही बात है। पल्स यानी नाड़ी, वो भी जांची जाती है। ये 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट के बीच और नियमित होनी चाहिए। 60 से 100 और रेगुलर? हाँ, बहुत तेज, बहुत धीमी या अनियमित नाड़ी किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या जैसे शायद हृदय रोग का संकेत हो सकती है और दान के दौरान जोखिम पैदा कर सकती है। फिर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला नंबर 100 से 180 mmHg के बीच, और डायस्टोलिक नीचे वाला नंबर 50 से 100 mmHg के बीच होना चाहिए। mmHg? हाँ जी, ये दबाव मापने की इकाई है। बहुत ज्यादा या बहुत कम रक्तचाप दाता के लिए दान को असुरक्षित बना सकता है। और आखिर में शरीर का तापमान, वो सामान्य होना चाहिए, मतलब मुंह से मापने पर 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं। बढ़ा हुआ तापमान या बुखार वो किसी संक्रमण का संकेत हो सकता है, और ऐसी स्थिति में दान नहीं लिया जाता। बाप रे, ये तो काफी विस्तृत मानक है।
ये सिर्फ रक्त लेने की प्रक्रिया नहीं लगती, ऐसा लग रहा है जैसे दाता की सेहत की एक छोटी मोटी जांच भी हो जाती है। ये जानना मतलब अच्छा लगता है कि दाता की सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, ये दोनों तरफ की सुरक्षा के लिए है। अच्छा, ये तो हुई शारीरिक योग्यता की बात। अब मान लीजिए कोई इन पैमानों पर खरा उतरता है, तो क्या दान करने से ठीक पहले भी कुछ जांच या प्रक्रिया होती है? हाँ, बिल्कुल। दान से ठीक पहले भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। ये पक्का करने के लिए कि दाता दान के लिए पूरी तरह से सूचित है, मानसिक रूप से तैयार है और ये प्रक्रिया सुरक्षित रहेगी। सबसे पहले जो प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, उनके द्वारा दान पूर्व परामर्श यानी प्री डोनेशन काउंसलिंग दी जाती है और इस पूरी बातचीत में दाता की गोपनीयता का, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये परामर्श क्यों जरूरी है? इसमें क्या बताया जाता है? देखिए, इस परामर्श का उद्देश्य है दाता को शिक्षित करना। उन्हें बताया जाता है कि रक्त से फैलने वाले संक्रमण जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C ये कैसे फैल सकते हैं, कौन से व्यवहार जोखिम भरे माने जाते हैं जैसे असुरक्षित यौन संबंध या नशीली दवाओं का इंजेक्शन साझा करना। और अगर उन्हें लगता है कि वे किसी भी तरह के जोखिम में हैं, तो उन्हें ईमानदारी से खुद ही दान करने से मना कर देना चाहिए। ये दाता और प्राप्तकर्ता दोनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है। और यहीं पर विंडो पीरियड की जो बात है उसको समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। विंडो पीरियड, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके बाद एक शुरुआती दौर ऐसा होता है जब संक्रमण शरीर में मौजूद तो होता है, लेकिन जो मौजूदा टेस्ट है वो उसे पकड़ नहीं पाते। ये अवधि कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक भी हो सकती है, इन्फेक्शन पर निर्भर करता है। ओह, तो मतलब टेस्ट नेगेटिव आ सकता है पर व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। जी बिल्कुल। इसीलिए दाता द्वारा दी गई सच्ची जानकारी उनके स्वास्थ्य और व्यवहार के बारे में वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। टेस्ट अपनी जगह है, लेकिन ईमानदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि दान किए गए रक्त पर कौन कौन से अनिवार्य टेस्ट किए जाएंगे और उनके जो भी नतीजे होंगे वो पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। ये विंडो पीरियड वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ टेस्ट पर निर्भर नहीं रह सकते। अच्छा, आपने एक प्रश्नावली का भी जिक्र किया था पहले। हाँ, हर दाता को एक प्रश्नावली मतलब क्वेश्चनर भरनी होती है। ये आमतौर पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में होती है और सरल शब्दों में होती है ताकि आसानी से समझ आ सके। इसमें नाम, पता, संपर्क जैसी सामान्य जानकारी तो होती ही है, साथ ही स्वास्थ्य, पिछली बीमारियां, कहीं यात्रा की हो तो उसका इतिहास और जोखिम भरे व्यवहार से संबंधित सीधे सवाल होते हैं। इन सवालों के जवाब दाता की योग्यता तय करने में मदद करते हैं। और क्या कोई डॉक्टर भी जांच करता है दान से पहले, फिजिकल चेकअप जैसा कुछ? हाँ, परामर्श और प्रश्नावली के बाद एक चिकित्सा अधिकारी या प्रशिक्षित नर्स दाता की एक संक्षिप्त शारीरिक जांच करते हैं। इसमें उनकी सामान्य दिखावट देखी जाती है कि वे थके हुए या बीमार तो नहीं लग रहे हैं। खास तौर पर उस जगह की त्वचा की जांच की जाती है जहां से सुई लगाई जानी है, जिसे वेनिपंक्चर साइट कहते हैं। वहां कोई फोड़ा, फुंसी, घाव, रैशेज या कोई त्वचा रोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे संक्रमण का खतरा रहता है। इन सब के बाद ही अधिकारी ये प्रमाणित करता है कि व्यक्ति दान के लिए फिट है। अच्छा, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि दान से पहले क्या खाना चाहिए, क्या खाली पेट जा सकते हैं, आराम कितना जरूरी है? नहीं, खाली पेट रक्तदान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे चक्कर आ सकते हैं। सलाह यही दी जाती है कि दान से लगभग 3-4 घंटे पहले हल्का स्वस्थ भोजन करें, लेकिन बहुत भारी या तला भुना खाना खाने के तुरंत बाद भी दान नहीं करना चाहिए। ओके। और दान से पहले वाली रात अच्छी नींद लेना यानी पर्याप्त आराम करना भी जरूरी है, ताकि शरीर थका हुआ ना हो और दान के बाद जल्दी रिकवर कर सके। खूब पानी पीना भी फायदेमंद रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य स्वास्थ्य की। कुछ खास बीमारियां या स्थितियां हैं जिनका इतिहास दाता की योग्यता को प्रभावित करता है। मतलब किन बातों पर गौर किया जाता है? बिल्कुल, हर दान से पहले दाता से उनकी सामान्य स्वास्थ्य स्थिति और पिछली बीमारियों के बारे में विस्तार से पूछा जाता है। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए दान नहीं कर सकता है। इसमें शामिल हैं, पहली तो गंभीर पुरानी बीमारियां जैसे कैंसर। इलाज पूरा होने के बाद भी एक निश्चित अवधि तक रुकना पड़ता है। हृदय रोग जैसे हार्ट अटैक या बाईपास सर्जरी हुई हो, स्ट्रोक, गुर्दे या यकृत की गंभीर बीमारी, अनियंत्रित मधुमेह,
खासकर अगर इंसुलिन पर निर्भर हो, मिर्गी अगर दौरे पड़ते हों, गंभीर अस्थमा अगर हाल ही में अटैक आया हो, या कोई ऑटो इम्यून बीमारी हो। ये तो गंभीर बीमारियां हैं। जी, फिर रक्तस्राव संबंधी विकार जैसे हीमोफीलिया, एलर्जी, अगर गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया का इतिहास रहा हो, हाल का संक्रमण अगर पिछले सप्ताह दस्त या उल्टी हुई हो, खासकर बुखार के साथ, तो अस्थायी रूप से मना कर दिया जाता है। और HIV जोखिम, जैसा पहले बताया, HIV संक्रमण के जोखिम का आकलन करने के लिए हर दाता के साथ एक निजी और गोपनीय साक्षात्कार, मतलब प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंटरव्यू भी जरूरी है। इसमें उच्च जोखिम वाले व्यवहार के बारे में पूछा जाता है। दाता की ईमानदारी यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया तो वाकई बहुत गहन है, मतलब काफी डिटेल में जाते हैं। अब उन स्थितियों पर आते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए या शायद स्थायी रूप से रक्तदान करने से मना किया जाता है। इन्हें शायद स्थगन या डिफरल कहते हैं ना? सही कहा आपने, इन्हें स्थगन या डिफरल मानदंड कहते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए या कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। जैसे गर्भवती महिलाएं दान नहीं कर सकती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी आमतौर पर बच्चे के जन्म के कुछ महीनों बाद तक दान नहीं करती। हाल ही में गर्भपात हुआ हो तो भी कुछ समय इंतजार करने की सलाह दी जाती है। ओके। अगर हाल ही में कोई बड़ा ऑपरेशन या सर्जरी हुई हो तो आमतौर पर 6 महीने से 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। ये सर्जरी के प्रकार पर निर्भर करता है। छोटी सर्जरी के लिए ये अवधि कम हो सकती है। अगर दान से 24 घंटे पहले शराब पी हो तो भी दान नहीं करना चाहिए। अच्छा, शराब का भी असर होता है? जी, ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती है और रक्त की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकती है। महिलाओं को उनके मासिक धर्म के दौरान दान करने से बचने की सलाह दी जा सकती है, खासकर अगर उन्हें ज्यादा रक्तस्राव होता हो, क्योंकि इससे हीमोग्लोबिन का स्तर अस्थायी रूप से कम हो सकता है। हालांकि ये कोई पूर्ण निषेध नहीं है, मतलब एकदम मना ही नहीं है। और कुछ संक्रमण जैसे पीलिया, टाइफॉइड, मलेरिया वगैरह से ठीक होने के बाद भी एक निश्चित अवधि तक दान नहीं करना चाहिए। ये अवधि बीमारी पर निर्भर करती है। ये इसलिए ताकि संक्रमण पूरी तरह खत्म हो जाए और फैलने का खतरा ना रहे। आजकल टीकाकरण वैक्सीनेशंस को लेकर भी काफी चर्चा होती है। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद रक्तदान के लिए इंतजार करना पड़ता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। आजकल कुछ टीकों के बाद रक्तदान के लिए एक निश्चित अवधि तक इंतजार करना पड़ता है, यानी अस्थायी स्थगन होता है। ये टीके के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका जो नॉन लाइव है, वो लगने के 7 दिन बाद दान किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन कुछ जीवित क्षीण टीके, मतलब लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, जैसे खसरा, कंठमाला, रूबेला, MMR, चिकन पॉक्स या मुंह से ली जाने वाली पोलियो या पीला बुखार का टीका लगने के बाद आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है। 2 से 4 हफ्ते? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन टीकों में वायरस का कमजोर रूप होता है, तो एक छोटी सी सैद्धांतिक संभावना रहती है। रेबीज का टीका लगने पर, जो आम तौर पर जानवर के काटने के बाद लगता है, 1 साल तक दान स्थगित रखा जाता है। अगर किसी जानवर ने काटा हो, भले ही टीका न लगा हो, तो भी सावधानी के तौर पर 1 साल तक दान न करने की सलाह दी जा सकती है। और कोविड-19 वैक्सीन? कोविड-19 वैक्सीन के बाद इंतजार की अवधि वैक्सीन के प्रकार और स्थानीय दिशा निर्देशों पर निर्भर करती है। लेकिन कई जगहों पर अगर कोई लक्षण नहीं है तो कम इंतजार या बिल्कुल इंतजार की जरूरत नहीं होती। एस्पिरिन जैसी आम दवा के बारे में भी एक नियम है। ये मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा, क्योंकि बहुत लोग इसे लेते हैं दर्द वगैरह के लिए। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, खासकर अगर आप प्लेटलेट्स दान कर रहे हैं, जिसे प्लेटलेट फेरेसिस कहते हैं। एस्पिरिन और कुछ अन्य दर्द निवारक दवाएं, जिन्हें NSAIDs कहते हैं, वो रक्त के प्लेटलेट्स के काम करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी होते हैं। अच्छा। इसलिए अगर आपने पिछले 3 दिनों में एस्पिरिन या ऐसी कोई दवा ली है तो आपको पूर्ण रक्तदान करने से तो शायद न रोका जाए, लेकिन प्लेटलेट दान के लिए आपको अस्थायी रूप से मना किया जा सकता है। तो ये जानकारी देना जरूरी है। समझ गया। अब आते हैं अंतराल पर। एक बार रक्तदान करने के बाद दोबारा कब कर सकते हैं? आपने शुरू में पूर्ण रक्तदान का अंतराल बताया था, लेकिन क्या प्लाज्मा या प्लेटलेट्स दान करने के नियम अलग हैं? हाँ, अंतराल दान के प्रकार पर निर्भर करता है। 2 पूर्ण रक्तदान यानी होल ब्लड डोनेशन के बीच पुरुषों के लिए कम से कम 12 सप्ताह यानी 3 महीने
और महिलाओं के लिए 16 सप्ताह यानी 4 महीने का अंतराल जरूरी है। ठीक है, 3 और 4 महीने। लेकिन अगर कोई सिर्फ प्लाज्मा दान करता है प्लाज्माफेरेसिस प्रक्रिया से, तो वह हर 2 हफ्ते में दान कर सकते हैं, क्योंकि शरीर प्लाज्मा जल्दी बना लेता है। हर 2 हफ्ते में? वाह। जी। और प्लेटलेट्स दान, जिसे साइटोफेरेसिस या प्लेटलेट फेरेसिस कहते हैं, वो भी ज्यादा बार किया जा सकता है, आमतौर पर हर 2 हफ्ते में और साल में 24 बार तक। ओके। हालांकि एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी ने प्लाज्मा या प्लेटलेट्स दान किया है तो उसके कम से कम 48 घंटे बाद ही वे पूर्ण रक्तदान कर सकते हैं। ये अंतराल इसलिए है ताकि शरीर को दान किए गए घटकों को फिर से बनाने का समय मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, कुछ बीमारियों से ठीक होने के बाद इंतजार की अवधि के बारे में और विस्तार से बताएंगे, जैसे मलेरिया या पीलिया का आपने जिक्र किया था, और कौन सी बीमारियां हैं जिनमें स्थायी रूप से मतलब हमेशा के लिए मना कर दिया जाता है? हाँ, ठीक होने के बाद भी संक्रमण के प्रकार के आधार पर निश्चित स्थगन अवधियां होती हैं। जैसे मलेरिया के लक्षण खत्म होने और इलाज पूरा होने के 3 महीने बाद दान किया जा सकता है, बशर्ते व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो। 3 महीने मलेरिया के बाद? जी। पीलिया, जॉन्डिस, अगर पीलिया हेपेटाइटिस ए या ई से हुआ है, जो आमतौर पर खाने पीने से फैलता है, तो पूरी तरह ठीक होने के 6 महीने से 1 साल बाद दान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हेपेटाइटिस बी या सी के कारण हुआ था या कारण पता ही नहीं चला, तो व्यक्ति स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है। ओके, ये महत्वपूर्ण अंतर है। टाइफॉइड ठीक होने के बाद 1 साल तक इंतजार करना होता है। खसरा, कंठमाला, चेचक, इन वायरल बीमारियों से पूरी तरह ठीक होने के बाद 4 से 8 सप्ताह तक दान स्थगित रखा जाता है। इन्फ्लुएंजा और सामान्य सर्दी जुकाम URTI लक्षण पूरी तरह समाप्त होने के कम से कम 1 सप्ताह बाद दान किया जा सकता है। अब आते हैं स्थायी अयोग्यता पर, मतलब परमानेंट डिफॉरल। ये बहुत गंभीर बात है। ये बहुत गंभीर बात है। यदि किसी व्यक्ति का टेस्ट कभी भी HIV 1 या 2 के लिए पॉजिटिव आता है, या हेपेटाइटिस बी सतह एंटीजन HBsAg, जो हेपेटाइटिस बी के सक्रिय संक्रमण का मार्कर है, उसके लिए पॉजिटिव आता है, या हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी anti-HCV, जो हेपेटाइटिस सी संक्रमण का संकेत है, उसके लिए पॉजिटिव आता है, तो वे जीवन भर के लिए रक्तदान से स्थायी रूप से अयोग्य हो जाते हैं। हमेशा के लिए? जी, हमेशा के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वायरस रक्त के जरिए फैल सकते हैं और प्राप्तकर्ता के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। कुछ अन्य स्थितियां, जैसे कुछ प्रकार के कैंसर, गंभीर हृदय रोग या नसों के द्वारा नशीली दवाओं IV ड्रग्स का इस्तेमाल भी स्थायी अयोग्यता का कारण बन सकती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कुछ स्थितियां स्थायी रूप से रोक लगा देती हैं। चलिए, अब प्रक्रिया के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं। मान लीजिए कोई इन सभी कड़े मानदंडों पर खरा उतरता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, कोई स्थगन का कारण नहीं है, और वे सफलतापूर्वक दान कर भी देते हैं। क्या इसके बाद भी उस एकत्र किए गए रक्त का परीक्षण किया जाता है? बिल्कुल, और ये शायद पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, खासकर रक्त प्राप्त करने वाले के लिए। दाता का चयन कितना भी सावधानी से क्यों न किया गया हो, हर दान किए गए रक्त यूनिट के नमूने पर कई अनिवार्य स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं, इससे पहले कि उसे किसी मरीज को चढ़ाया जाए। कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये? इन अनिवार्य परीक्षणों में शामिल है, पहला, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की पुष्टि। ABO और RHD ग्रुपिंग की दोबारा जांच होती है ताकि यह पक्का हो सके कि मरीज को सही ग्रुप का ही रक्त मिले। गलत ग्रुप का रक्त चढ़ाना घातक हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत बेसिक और जरूरी है। जी, फिर सबसे जरूरी जांचें हैं ट्रांसफ्यूजन संचारित संक्रमणों, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस TTIs के लिए। इनमें शामिल है HIV 1 और 2, HIV 1 और HIV 2 एंटीबॉडी और या एंटीजन। P24 के लिए टेस्ट होता है जो एड्स फैलाने वाले वायरस का पता लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी HBsA, हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का मार्कर। हेपेटाइटिस सी anti-HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस के संक्रमण का मार्कर। ये दोनों वायरस लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिफिलिस VDRL या RPR जैसे टेस्ट के जरिए इस बैक्टीरियल संक्रमण की जांच की जाती है। और मलेरिया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मलेरिया आम है, मलेरिया परजीवी MP के लिए भी रक्त की जांच की जाती है। तो ये सारे टेस्ट हर यूनिट पे होते हैं? जी हाँ, हर एक यूनिट पर।
केवल जब इन सभी टेस्ट के नतीजे नेगेटिव आते हैं तभी उस रक्त यूनिट को सुरक्षित माना जाता है और मरीजों के लिए जारी किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया वाकई बहुत स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मतलब पहले दाता की जांच, उनकी ईमानदारी पर भरोसा और फिर रक्त की इतनी गहन जांच, सब मिलकर इसे सुरक्षित बनाते हैं। निश्चित रूप से। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, रक्त बैंकों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे दाताओं को दान से पहले इन संक्रमणों के जोखिमों के बारे में शिक्षित करें। इससे वे जागरूक होते हैं और अगर उन्हें जरा भी संदेह होता है कि वे जोखिम में हो सकते हैं तो वे खुद ही दान करने से पीछे हट जाते हैं। इसे सेल्फ एक्सक्लूजन कहते हैं, यानी दाता का खुद ही जोखिम महसूस होने पर दान न करने का फैसला करना। यह भी सुरक्षा की एक अहम कड़ी है। तो आज हमने रक्तदाता चयन की इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को समझा। ये वाकई सिर्फ नियमों का एक पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक बहुत सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई व्यवस्था है जिसका एक ही लक्ष्य है, दाता और प्राप्तकर्ता दोनों की सुरक्षा। बिल्कुल। शारीरिक फिटनेस के न्यूनतम मानकों से लेकर विस्तृत स्वास्थ्य इतिहास और निजी परामर्श, और फिर दान किए गए रक्त की जो अत्याधुनिक प्रयोगशाला जांच होती है, हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। ये सब मिलकर रक्तदान जैसी जीवन रक्षक प्रक्रिया को यथासंभव सुरक्षित बनाते हैं। यहाँ अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, विज्ञान और तकनीक ने रक्त जांच को इतना उन्नत बना दिया है, फिर भी विंडो पीरियड जैसी अनिश्चितता क्यों बनी रहती है? और क्यों आज भी दाता की ईमानदारी, उनका सच बोलना, इस पूरी सुरक्षा श्रृंखला की सबसे मजबूत या शायद सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे मानवीय कारक आज भी तकनीक के साथ कदम मिलाकर रक्त सुरक्षा में अपनी कितनी अहम भूमिका निभा रहा है।